हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ की पाठशाला में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के इम्पॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन को कवर करेंगे और ये चैप्टर हम लोग टोटल 4 क्लासेस में कवर करने वाले हैं, जिसका आज पहला पार्ट आपको समझाया जा रहा है। तो अगर हम लोग इस चैप्टर को देखें सॉल्यूशन को, तो सबसे पहले आज हम क्लास में इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स जनरली वो टर्म्स होते हैं जो कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताते हैं कि उसमें कितने परसेंटेज सॉल्यूट मिक्स है या फिर कितने परसेंटेज उसमें सॉल्वेंट मिक्सअप है। तो अगर आज की क्लास में हम लोग देखें तो सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। उसका पहला कंपोनेंट होता है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। जनरली सॉल्यूट वो होता है जो कि लेस क्वांटिटी में हो या फिर वो जो कि मिक्स होने पे अपनी फेस को चेंज कर सकता हो। ज़रूरी नहीं कि हर बार सॉल्यूट अपनी फेस को चेंज करेगा। फेस को चेंज करने से मेरा मतलब है जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, ठीक है, इस तरीके का अपनी फेस को बदल सके। तो सॉल्यूट वो होता है जो कि लेस अमाउंट में हो या फिर अपनी फेस को चेंज कर जाए, और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो कि अपनी फेस को मिक्स होने पे, सॉल्यूट के साथ मिक्स होने पे अपनी फेस को ना बदले। फॉर एग्जांपल लिक्विड में है तो वो लिक्विड में ही रहेगा, वो सॉलिड में नहीं बदलने वाला। और जनरली सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूट। अब नेक्स्ट अगर हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करें, जिससे हर ईयर बोर्ड में न्यूमेरिकल जरूर आता है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जो कि कंसंट्रेशन को बताते हैं। किसकी कंसंट्रेशन को? सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की, किसी भी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन को ये टर्म्स बता सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पहला कंसंट्रेशन टर्म है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम लोग W/W परसेंटेज भी बोलते हैं। इस कंसंट्रेशन टर्म में ऊपर हम लोग रखते हैं मास ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से कुछ भी हो सकता है, अपॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से नोट करिएगा, यहां पर हमको सॉल्यूशन का मास रखना पड़ेगा, ना कि सॉल्वेंट का। क्वेश्चन में आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सेपरेट मास दिया होगा, तो आपको क्या करना होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ऐड करके जो मास आएगा वो होगा सॉल्यूशन का मास, और उसको आप नीचे रखोगे मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये होता है हमारा मास परसेंटेज। सेकंड अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो दूसरा कंसंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को V/V परसेंटेज भी बोलते हैं, और ये परसेंटेज जनरली होती है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट वही सॉल्यूट या सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके, इनटू 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट अगर हम लोग कंसंट्रेशन टर्म देखें, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को W/V परसेंटेज भी बोला जाता है, और इसमें जनरली हम लोग मास ऑफ कंपोनेंट का रखते हैं, मतलब कि जिसकी हमको कंसंट्रेशन निकालनी है, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो, हम उसका मास ऊपर रखेंगे और नीचे डिवाइड करेंगे किससे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। तो ऊपर रखा जाएगा मास और नीचे रखा जाएगा वॉल्यूम, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ओके, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी जनरली होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स रखने पड़ते हैं। कंपोनेंट्स मतलब वही हमारा सॉल्यूट या सॉल्वेंट, और उसको डिवाइड करना पड़ता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन की वॉल्यूम अगर लीटर में दी हुई है तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन जनरली हमको जो वॉल्यूम दी होगी सॉल्यूशन की वो लीटर में ना दे करके मिलीलीटर में दी होगी। तो अगर ml में सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी होगी तो हमको उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए जनरली क्या करना पड़ता है, 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से इस चीज़ को याद रखिएगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन की हमेशा किस में रखी जाती है? लीटर में। और अगर ml में दी हुई है वॉल्यूम आपकी, तो आप क्या करोगे, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा कंसंट्रेशन टर्म होता है स्मॉल m वाला मोलैलिटी। जो मोलैलिटी होता है वो हमारा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स मास ऑफ सॉल्वेंट को किस में रखते हैं? केजी में रखते हैं। इसी तरीके से अगर हमको केजी की बजाय ग्राम में मास दिया हुआ है सॉल्वेंट का, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखिएगा कि मोलैलिटी में सॉल्यूशन हट के सॉल्वेंट आ चुका है। अभी तक हमने जितने कंसंट्रेशन टर्म्स की बात देखी है सब में नीचे क्या था, सॉल्यूशन के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे मास किसका रखा गया मोलैलिटी में? सॉल्वेंट का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में दिया होगा और मोलर मास आप लोगों ने छोटी क्लास में निकालना सीखा होगा। एक बार हम एग्जांपल से देख सकते हैं कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अगर हमको दिया जा रहा है कि NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और उसका गिवन मास हमको गिवन है क्वेश्चन में 40 ग्राम, और हमको इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो अगर हमको इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो नंबर ऑफ मोल्स का तरीका क्या होता है, गिवन मास जो कि है 40 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास स्टूडेंट्स उसके मोल का मास, मतलब पूरे एक मोल का मास। तो जनरली हमको पता है मोलर मास कैसे निकाला जाता है, सब इंडिविजुअल एलिमेंट्स के मासेस का सम जो होता है वो पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें सोडियम है, तो सोडियम का मास कितना होता है 23। ये कुछ इंपॉर्टेंट मासेस आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना होता है स्टूडेंट्स 16, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है स्टूडेंट्स 1। तो इन सबका अगर सम करेंगे हम लोग 23 + 16 + 1, तो ये हमारा स्टूडेंट्स आएगा 40। तो यहाँ पे NaOH का मोलर मास क्या होता है 40 होता है, और गिवन मास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है वो भी 40 ही दिया हुआ है स्टूडेंट्स हम लोगों को। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 40। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 1। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म से स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन स्टूडेंट्स होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में दो चीजें मिक्सअप है, एक है कंपोनेंट ए और दूसरा है कंपोनेंट बी। ए सॉल्वेंट हो सकता है या सॉल्यूट, बी भी इसी तरीके से सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, ए का, ये सिंबल होता है स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन का। तो अगर हमको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो टोटल क्या हो जाएगा Na प्लस Nb, दोनों, क्योंकि दो ही कंपोनेंट्स है तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स का सम क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। और अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्यूशन में दो की जगह तीन कंपोनेंट्स भी दिए हो तो भी हमको कुछ नहीं चेंज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर C हमको एक और कंपोनेंट दे दिया जाए तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर एक NC नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C को एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स के प्लेस पे। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ C का निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसमें Na प्लस Nb प्लस Nc हो जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं एक सॉल्यूशन में, सबके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 ही होता है। जैसे कि यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स हैं A, B और C। A का मोल फ्रैक्शन ये है, B का ये है और C का ये है। तो तीनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अगर दो कंपोनेंट्स है इसी तरीके से स्टूडेंट्स, तो दोनों के कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो 1 होगा। मतलब कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन में सबके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 ही होता है। चलिए स्टूडेंट्स अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। न्यूमेरिकल में बोला जा रहा है कि 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, अमोनिया मीन्स NH3, डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर विच इज सॉल्वेंट, देन कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। और यहाँ पे साथ साथ में स्टूडेंट्स हमको डेंसिटी दी हुई है वाटर की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मोलैलिटी के लिए तो हमको मास दिया हुआ है और सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। तो मोलैलिटी के लिए और मोलैलिटी के लिए दोनों के लिए हमको क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे अमोनिया का। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास किसका, सॉल्यूट का, क्योंकि मोलैलिटी और मोलैलिटी यहाँ पे सॉल्यूट की ही निकालनी है। तो 34 ग्राम का हमारा क्या है अमोनिया, तो गिवन मास कितना हो गया 34। और मोलर मास अगर यहाँ पे देखें अमोनिया का, तो मोलर मास मतलब कि NH3 है। तो मोलर मास कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे। नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 3 × 1 3 हो जाएगा। तो 14 + 3, तो मोलर मास आ गया अमोनिया का 17 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे अमोनिया के, 34 डिवाइडेड बाय 17। तो ये डिवाइड होकर के कितना हो गया 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितने आ गए स्टूडेंट्स, 2 आ गए। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो मोलैलिटी का फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। मोलैलिटी के फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो जो कि हो गया 2 डिवाइडेड बाय
नंबर क्या कहते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर, तो वाटर का मास कितना हो गया 100। और मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि अगर मास आपका ग्राम में हो तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मोलैरिटी कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 2 × 1000 अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक कितना आ गया 20 स्मॉल एम, स्मॉल एम मतलब कि मोलल, इसकी मोलैरिटी आ गई। अब स्टूडेंट्स अगर हमको नेक्स्ट मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है तो मोलैरिटी के लिए हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होनी चाहिए, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे नहीं दी हुई है। तो वॉल्यूम निकालेंगे हम कैसे, वॉल्यूम को हमको तरीका पता है निकालने का। वॉल्यूम जो है वो होती है आपकी, क्या होती है स्टूडेंट्स, डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। ये स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे, मास अपॉन डेंसिटी करके, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। और सिंपली सी बात है, यहाँ पे हमको डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 1 ग्राम पर मोल, और इसको याद भी रख लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको कई क्वेश्चंस में गिवन नहीं होगा। तो पानी की जो डेंसिटी वो आपको ये पता होनी चाहिए कितनी होती है, 1 ग्राम पर मोल। अब स्टूडेंट्स वॉल्यूम कैलकुलेट कैसे करेंगे, मास दिया हुआ है 100, और किसका मास रखेंगे, वाटर का, क्योंकि वाटर ही है जो यहाँ पे वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा है सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे मास कितना हो गया 100 अपॉन डेंसिटी कितनी हो गई 1। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी कितनी आ गई 100 आ गई, और ये वॉल्यूम किस में आई है, ml में। एक चीज़ को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर डेंसिटी ग्राम पर मोल में दिया, क्या कहते हैं, ग्राम पर, सॉरी मोल नहीं, यहाँ पे होगा ml, ग्राम पर ml में दी हुई है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वॉल्यूम भी ml में ही आएगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारी आ गई है 100 मिलीलीटर। अब हम लोग डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मोलैरिटी। तो देख लेंगे स्टूडेंट्स मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, तो मोलैरिटी मतलब कैपिटल M, वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इंटू 1000 करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम आई है हमारी वो किस में आई है, ml में आई है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है स्टूडेंट्स, कितने हमने कैलकुलेट किए, तो 2। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अभी हमने कितनी कैलकुलेट करी 100 ml इंटू 1000। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो 2 0 से 2 0 चले गए, और यहाँ पे मोलैरिटी भी आ गई 20 m।